जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। हम लोग पढ़ रहे थे गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम को हम लोग प्रूफ किए थे और उससे रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल से भी हम लोग जब परिचित हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हम लोग सीखेंगे कि किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, किसी होलो स्फेरिकल सेल के कारण जो है इंटेंसिटी और पोटेंशियल की बात की जाएगी, किसी सॉलिड चार्ज स्फेरिकल बॉडी के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाएगी, या इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट जो है चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाएगी, या अगर सपोज के पैरेलल दो प्लेट अगर पैरेलल है और एक चार्ज है तो उसके बीच या उसके साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी कितनी होगी। तो आज की टॉपिक्स बहुत शानदार होने वाली है और ये इस मायने में भी शानदार है कि आप जितने भी बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो स्टेट बोर्ड्स हो या सीबीएसई बोर्ड्स हो, तो सबके जो है यानी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। साथ साथ इसकी जो फार्मूले प्रूफ होंगी उस फार्मूले पर बेस्ड जो है नीट या जेई में भी जो है लगभग रेगुलर क्वेश्चन आते रहे हैं। तो ये दोनों दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मुझे विश्वास है कि आप पूरी कंप्लीट लेक्चर जो है बहुत ध्यान से देखेंगे और यदि थोड़ी बहुत जो है आपको डिफ़िकल्ट लगती है तो आप उसको रिव्यू करके भी देखेंगे, बट है बड़ी मज़ेदार और मैं कोशिश करूँगा किसी को डिफ़िकल्ट लगे नहीं। तो हम लोग अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि ईमानदारी जो है बहुत मतलब सबसे अच्छी नीति होती है और सबसे पहले प्रत्येक इंसान को अपने खुद के प्रति ईमानदार होना ज़रूरी है कि आपको जो वर्क दिया गया है, जैसे आप विद्यार्थी हैं, आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है कि आपके गार्जियन के एक एक रुपए का जो है सदुपयोग करना, और यदि आप उसका इस्तेमाल जो है गलत तरीके से करते हैं, आप अपने समय को जो है बर्बाद करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी काम को ईमानदारी से नहीं करते हैं। और जो लोग अपनी काम को ईमानदारी से नहीं करते हैं शायद वो बहुत कठिनाई से सफल होते हैं या नहीं भी होते हैं। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप खुद के प्रति ईमानदार रहें, सिचुएशन जो है देखें, अपने परिवार की स्थिति को देखें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी रूटीन बनाएं और मेहनत करना शुरू कर दें। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं। आज की टॉपिक्स आपकी है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आप देखेंगे ये टॉपिक्स आपके सामने है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात करूंगा गॉसियन सरफेस की। तो गॉसियन सरफेस बाबू मेरे एक हाइपोथेटिकल बोले तो काल्पनिक सरफेस होती है, इमेजिनरी सरफेस होती है, जिसको हम लोग अपने सुविधा के दृष्टिकोण से मानेंगे। वो भी सिचुएशन देख के कंसीडर किया जाएगा, माना जाएगा कि गॉसियन यहाँ पर एक ऐसा सरफेस होता तो क्या होता। और मैं आपको एक हेल्प के लिए मैं आपको बता दूं कि गॉसियन सरफेस हमेशा आपको ऐसे सेलेक्ट करना है जहाँ फोर्स अप्लाइंस जो है या तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो या तो उस सरफेस के पैरेलल हो। तो एक बार आप कमेंट करके बताएं कि गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्थिति क्या होना चाहिए। आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गॉसियन सरफेस के या तो पैरेलल होना चाहिए या तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो फिर आप बहुत आसानी से गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं और उसके हेल्प से आप किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी या पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति गॉसियन सरफेस जो ऐसे कंसीडर कर लेता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल जो है यानी जिसमें फोर्स अप्लाइंस जो है सरफेस के परपेंडिकुलर या पैरेलल नहीं होती है, तो फिर आपको गॉस के जो है रूल को अप्लाई करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। आप फंस सकते हैं अपने प्रॉब्लम में। तो बस आप इतना बात को टारगेट रखेंगे तो सिचुएशन देख के आप गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं आपको सिखाता हूं कि गॉसियन सरफेस कैसे कंसीडर करना है। जैसे आप देखिए, आपको यहाँ पर एक इलिप्टिकल बॉडी दिख रही होगी, हालांकि ये एक अंडाकार बॉडी है
और इस बॉडी पे मान लीजिए बाबू मेरे कि मैं यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को रख देता हूँ, यहाँ पर एक चार्ज है Q, और बताइए इस पॉइंट चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो क्या अगर इस इलिप्टिकल बॉडी को हम लोग गॉसियन सरफेस मान सकते हैं? यदि नहीं मान सकते हैं तो क्यों नहीं मान सकते, इस बात को समझना है। तो देखिए कैसे कि आप देखेंगे कि इस पॉइंट चार्ज से ये जो गॉसियन सरफेस है, डेट मीन जो इलिप्टिकल बॉडी है, उसके एक पॉइंट को कंसीडर करें और इस डिस्टेंस को हम लोग r1 मान लें, और इसी सरफेस पे एक दूसरी पॉइंट को कंसीडर करें और इस डिस्टेंस को हम लोग r2 मान लें, तो आपको दिख रहा होगा कि r1 और r2 में काफ़ी डिफरेंस है। r1 का वैल्यू r2 से बहुत बड़ी है, और आपको तो पता है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितनी होती है, तो KQ/r²। तो अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो इंटेंसिटी का वैल्यू KQ/r1² हो जाएगी, और इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तो ये KQ/r2² हो जाएगी। और आप ये देख रहे हैं कि जो r1 है, यानी यहाँ r1 जो है ग्रेटर देन है r2 से, तो जाहिर सी बात है कि जब दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट जाएगी, तो E1 जो है लेस देन हो जाएगा E2 से। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट, इस पॉइंट पर देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग M कंसिडर कर लेते हैं और इस पॉइंट को N कंसिडर कर लेते हैं, तो M और N पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफर कर जाएगी। इस तरीके से आप इस सरफेस को अगर गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेते हैं तो इसके कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो ईच पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफर कर जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर डिफर करती है तो फिर आपको गॉस का थ्योरम अप्लाई करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, वेरिएबल एरिया भी हो जाएगा, और जब दो चीज़ें वेरिएबल होती है तो इंटीग्रेशन उसका बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इस इलिप्टिकल पाथ को, यानी इस टाइप के अगर सरफेस की बात किया जाए तो इसको हम लोग गॉसियन सरफेस कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल आपको दिख रही है। तो फिर कोई बच्चा सोचता है कि क्या, तो हम लोग इसको इलिप्टिकल पाथ सोच सकते हैं क्या? मान लीजिए कि मेरा पॉइंट चार्ज बिल्कुल इसके सेंटर पे है, यानी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से बिल्कुल सेम अगर इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो क्या मैं इसको, ये भी बॉडी देखा जाए तो इलिप्टिकल ही है, इलिप्टिकल जो है यानी कि बॉडी है, और क्या मैं इसको गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकता हूँ? तो आप देखेंगे कि इस सिचुएशन में भी ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है, ये दोनों रेडियस जो है सेम नहीं है, तो फिर बात वही हो जाएगी। अगर E1 की मैं बात करूं तो KQ/r1², और E2 की मैं बात करूं तो KQ/r2²। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि R1 जो है ग्रेटर देन है R2 से, तो E1 जो है लेस देन हो जाएगा E2 से, और जब इंटेंसिटी डिफर करेगी तो फिर वो गॉसियन सरफेस जो है मान करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना बहुत डिफिकल्ट काम होगा। यानी आप ऐसे कभी भी गॉसियन सरफेस कंसीडर नहीं करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि गॉसियन सरफेस कैसा कंसीडर करना है। यानी ऐसे गॉसियन सरफेस किसी पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में सेलेक्ट करेंगे जहां ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल हो, तो वह बहुत बेहतरीन हो सकती है। तो हम लोग इसी बात को यहाँ सीखते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बिल्कुल स्फेरिकल बॉडी है, और मान लीजिए कि इस स्फेरिकल बॉडी के सेंटर पे हमने किसी पॉइंट चार्ज को रख दिया है, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस पॉइंट को एक रेडियस कैलकुलेट करूं और इस पॉइंट को भी एक रेडियस कैलकुलेट करूं, तो आपको दिख रहा होगा कि ये R जो है दोनों के लिए बराबर हो जाएंगे, R1 और R2 दोनों के लिए बराबर हो जाएंगे। मीन्स इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी, अगर इस पॉइंट को मैं M कंसिडर कर लूँ और इस पॉइंट को मैं N कंसिडर कर लूँ, तो M और N दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है वैल्यू मैग्नीट्यूड बराबर होगी। और इस तरीके से आप इस स्फीयर के ईच पॉइंट पर देखेंगे तो इसके सभी रेडियस बराबर है, इसलिए ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। यानी हम लोग ऐसे सरफेस को गॉसियन सरफेस मान सकते हैं। ये आप आसानी से इसको जो है गॉसियन सरफेस मान सकते हैं। तो अब आइए, अगर ये गॉसियन सरफेस है और एक पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट M पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, उसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो आइए बाबू मेरे, अगर इस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी की बात करें तो सपोज कि चार्ज पॉजिटिव है, तो इंटेंसिटी तो आउटवर्ड होगी, इंटेंसिटी तो आउटवर्ड होगी, ये आप जानते हैं, इंटेंसिटी आउटवर्ड होगी। और चलिए मैं इसका एक छोटा सा एरिया लेता हूँ, बहुत छोटा सा एरिया।
आपने कभी फुटबॉल देखा है? ज़रूर देखा है। और जब भी आपने फुटबॉल देखा है तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे जो है हेक्सागोनल जो है छोटे छोटे टुकड़े को जो है सील करके एक बड़ा सा जो है पॉकेट बनाया जाता है, स्फेरिकल पॉकेट बनाया जाता है। तो बिल्कुल आप उसी एक हेक्सागोनल पार्ट को ले लें जिसकी एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होती है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो आप देखेंगे कि ये जो हेक्सागोनल पार्ट मैंने लिया है, एक छोटा सा जो पार्ट मैंने लिया है इस स्फेरिकल पार्ट का, तो इसकी एरिया वेक्टर भी बिल्कुल इसी के डायरेक्शन में होगी। और मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो उस छोटे से पार्ट से गुजरने वाली फ्लक्स कितनी हो जाएगी बाबू मेरे? आप बताओगे, जल्दी से कमेंट करके बताओगे कि उससे छोटे से पार्ट से गुजरने वाली फ्लक्स कितनी हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर वी नो डैट, फ्रॉम फिगर वी नो डैट। फिगर से हम लोग क्या जानते हैं मेरे बाबू? आप बताओगे फिगर से हम लोग क्या जानते हैं कि अगर उस छोटे से पार्ट से गुजरने वाली फ्लक्स को मैं डी फाई मान लूँ तो डी फाई का वैल्यू होता है ई डॉट डी ए होता है। डी फाई की वैल्यू ई डॉट डी ए होती है। अगर इस छोटे से पार्ट से फ्लक्स देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों सेम है। तो जब भी आप डॉट प्रोडक्ट को हटाते हो तो कॉस लिखते हो, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो यहाँ कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आप कमेंट करके भी बताओगे कॉस 0 डिग्री कितनी होती है। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ये कॉस 0 डिग्री छुप गया इसमें। तो एक छोटे से पार्ट्स के कारण अगर फ्लक्स देखा जाए तो इतना है। तो आप बताओगे कि तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा। देयरफॉर टोटल फ्लक्स की बात किया जाए, देयरफॉर टोटल फ्लक्स की बात किया जाए तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा। आप इसको क्लोज इंटीग्रल कर दोगे क्योंकि पूरी बंद बॉडी की बात चल रही है। अगर इस पूरे बंद बॉडी की बात किया जाए तो आप उसको क्लोज इंटीग्रल कर दोगे, यानी यहाँ से पूरी कंप्लीट बॉडी की बात किया जाए तो आप उसको बंद यानी क्लोज इंटीग्रल कर दोगे। तो क्लोज इंटीग्रल आप लिख सकते हो कितना बाबू मेरे, ई डी ए। और इसी को तो हम लोग फ्लक्स बोलेंगे ना, यही तो फ्लक्स है आपका। और यदि ये फ्लक्स है, आप यहाँ देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो उस सरफेस के ईच पॉइंट पे कांस्टेंट है तो आप उसको बाहर कर सकते हो। और यहाँ देखोगे ये डी ए लिखोगे। और गॉस के थ्योरम से आप जानते हो कि फाई का वैल्यू कितना होता है। फाई का वैल्यू बोले तो ये क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। और यदि क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट है आप इसको ही रखते हो। आप यहाँ देखो किसी भी स्फीयर की टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बाबू मेरे? तो इस क्लोज इंटीग्रल डी ए की बात करूँ मैं तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और बताओ उस बंद बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना है बाबू मेरे? तो क्यू है। अगर क्यू इन की बात की जाए तो क्यू हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ क्यू इन के जगह पर क्यू भर दोगे और ये इप्सिलॉन नॉट भर दोगे और फिर ये ई ही रहने दो, ये 4 पाई आर स्क्वायर रख दोगे। तो अब बताओ ई कितना हो जाएगा? ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा। तो अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बाबू मेरे? तो आप देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट रहने दो और इसी को अरेंज कर दो। तो ये हो जाएगा कितना तुम्हारा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगी किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये जनरल फार्मूला हो गया। और आप देख सकते हो आप कूलम्ब्स लॉ से भी ये चीज़ें पढ़े थे और गॉस लॉ से भी आपको यही चीज़ें मिल गई। तो आप बहुत आसानी से इस बात को, मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। आप इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2 ले लो। फिर आप 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट को के भी तो लिखते हो, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट को के भी तो लिखते हो। तो आप इसको चाहोगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैं बात करूं तो आप बिल्कुल देख लो कि के क्यू बाई आर स्क्वायर। कभी कभी कहता है कि आपको कूलम्ब्स लॉ लेना है विथ द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, यानी कहता है कि कूलम्ब्स लॉ विथ द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, यानी गॉस लॉ के हेल्प से जो आपको कूलम्ब्स लॉ लेना हो। तो जब भी ऐसी बातें पूछ दे तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही रखना है और आपको इमेजिन करना है कि इस पॉइंट एम पर एक चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट अगर रख दें तो क्या होगा। अगर हम लोग एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दें तो फिर क्या होगा। तो आप लिख सकते हो कि कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ध्यान देंगे, कूलम्ब्स
कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ की अगर बात हो तो आप जानते हो कि फोर्स जो होता है वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और जब मैंने इस पॉइंट पर एक चार्ज रख दिया है, छोटा सा क्यू नॉट चार्ज रख दिया है, और आप जान चुके हो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, तो आप तो जानते हो कि फोर्स कितना बाबू मेरे, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स हो जाएगी। तो आप इस फोर्स यानी क्यू नॉट को क्यू नॉट रहने दो, और फिर आप इसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। और जहाँ तक डायरेक्शन की बात है तो आप पहले से भी जानते हो, तो इसी को अरेंज कर दो, ये के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर हो जाएगी। और यही तो कूलम्ब्स लॉ होता है, यही तो कूलम्ब्स लॉ होता है। तो आप चाहोगे कि हमको कूलम्ब्स लॉ निकालना है फ्रॉम गॉस लॉ, तो आप पहले यहाँ तक प्रूफ करोगे और फिर इसको भी उसी में कंसीडर कर दोगे, जोड़ दोगे इसको, तो हो जाएगी, बातें बन जाएगी। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस रखोगे। कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, कूलम्ब्स लॉ तक यहाँ तक प्रूव कर देना, फिर इतना उसमें जोड़ देना, हो जाएगी तुम्हारी कंप्लीट सॉल्यूशन। तो किसी भी क्वेश्चन को अगर आप तरीके से समझते जाते हो तो फिर ये बहुत आसान होता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग टॉपिक्स में आगे बढ़ते हैं। और यदि इधर वाली बात अगर इधर वाली बात छूट रही हो तो आप इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग अब चलते हैं अपने टॉपिक्स के अगले टॉपिक्स की ओर। आप देखो आपके स्क्रीन पे एक बहुत बेहतरीन खूबसूरत सी टॉपिक्स है। आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। यानी कोई अगर स्फेरिकल सेल है, सेल बोले तो होलो स्फेयर, सेल बोलो तो होलो स्फेयर, यानी कोई भी होलो स्फेरिकल बॉडी है, यानी कोई खोखला गोला है, और उसको हम लोग चार्ज कर दें तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इसको हम लोग 3 केसेज में बांट के पढ़ेंगे। एक ऐसी पॉइंट कंसिडर करेंगे कि जब पॉइंट जो उस स्फेरिकल सेल के बाहर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। फिर हम लोग बात करेंगे कि जब पॉइंट उसके सरफेस पर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और फिर जब पॉइंट जो है उसके अंदर किसी पॉइंट पर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो आप इसको बारी बारी 3 केसेज में पढ़ेंगे। आउटसाइड द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ ए स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर की बात की जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो बाबू मेरे आप देख लो, यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है, सेल बोले तो होलो स्फीयर जिसकी रेडियस आर है, इसके सेंटर को ओ कंसिडर कर लो। और ये मान लो, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कोई पॉइंट एम है, यहाँ पर कोई पॉइंट एम है, और इस पॉइंट एम की जो है सेंटर से दूरी जो है स्मॉल आर है, और इसी पॉइंट एम पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कंसिडर करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। दूसरी चीज़ मैं ये भी मान लेता हूँ कि जो स्फीयर है यानी जो सेल है, स्फेरिकल सेल है, उस स्फेरिकल सेल को हमने चार्ज कितना दिया है बाबू मेरे, इस स्फेरिकल सेल को एट ए टाइम हम लोग क्यू चार्ज दिए हैं, और आप इसके रेडियस को तो आर कंसिडर कर ही लिए हो, और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा मान लो। तो आपको बताना है कि पॉइंट एम पर जो है इंटेंसिटी कितनी होगी। तो जब भी पॉइंट एम पर इंटेंसिटी की बात की जाए, जब भी पॉइंट एम पर इंटेंसिटी की बात की जाए, तो आप क्या करोगे कि पहले एक गॉसियन सरफेस कैलकुलेट करोगे, सपोज करोगे, और स्मॉल आर रेडियस और इस ओ को सेंटर मान करके और स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे। गॉसियन सरफेस आपको पता है कि हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, यानी इमेजिनरी सरफेस होता है। हम लोग सोच लेते हैं कि अगर ऐसा एक सरफेस होता तो फिर क्या होगा। तो ये एक गॉसियन सरफेस आपको सोचना है। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, थोड़ी सी इसमें जो है कर्वेचर में डिफरेंस हो सकती है, बट आप बिल्कुल इसको स्फीयर ही कंसिडर करोगे। मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल हो गई सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, इसी को हम लोग गॉसियन सरफेस कहेंगे, इसी को हम लोग गॉसियन सरफेस कहेंगे। ये गॉसियन सरफेस आपको खुद से मानना रहता है उस पॉइंट को, सिचुएशन को देखते हुए। और मान लो बाबू मेरे कि इस गॉसियन सरफेस का मैं एक छोटा सा पार्ट्स लेता हूँ, और इस छोटे से पार्ट्स का एरिया वेक्टर की अगर बात की जाए तो एरिया वेक्टर तो हमेशा आप सिचुएशन देख लो,
एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो ये बिल्कुल DA का जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड हो जाएगा। और आपको ये तो पहले से पता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बाबू, ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी के डायरेक्शन में हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग अगर E कंसिडर कर लें तो ये भी आउटवर्ड ही होगी। और आप देखो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये DA है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उसके बीच की एंगल कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो उससे फ्लक्स कितना हो जाएगा। ये केस फर्स्ट है, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर की बात चल रही है। आउटसाइड बोले तो स्मॉल r जो है ग्रेटर देन है कैपिटल R से, यानी सेंटर से जो ये पॉइंट M की दूरी है इस स्फीयर के रेडियस से बड़ी है, तो ये आउटसाइड की बात चल रही है, यानी सरफेस के बाहर की बात चल रही है। तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम फिगर, यानी फिगर से हम लोगों ने क्या देख रखा है बाबू मेरे, वी नो डेट बताओ छोटे से एरिया से फ्लक्स कितनी हो जाएगी। तो उस छोटे से एरिया से फ्लक्स को मैं मान लूँ d फाई, तो d फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू मेरे, d फाई का वैल्यू हो जाएगा आपका E डॉट DA हो जाएगा। d फाई का वैल्यू बोले तो E डॉट DA हो जाएगा। आप देखो E और DA के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो आप जब भी डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो कॉस लगाओगे, तो ये देखो आप इसको लिख सकते हो cos 0 डिग्री, और cos 0 बोले तो 1, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो आप d फाई का वैल्यू यहाँ देख सकते हो कितना हो जाएगा, तो EDA हो जाएगा। एक छोटे से एरिया से इतनी फ्लक्स है, तो इस पूरी कंप्लीट गॉसियन सरफेस से कितनी फ्लक्स हो जाएगी, पूरी कंप्लीट गॉसियन सरफेस से कितनी फ्लक्स हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो इसको क्लोज इंटीग्रल कर देंगे d फाई, और आप इधर भी क्लोज इंटीग्रल कर दोगे d फाई, तो इधर हो जाएगा आपका E डॉट DA हो जाएगा। E डॉट DA cos 0 का तो वैल्यू 1 हो चुका है। और बताओ क्लोज इंटीग्रल d फाई की वैल्यू बोले तो ये फाई हो जाएगा। और यहाँ E तो स्फेरिकल सरफेस है, देखो अरे स्फेरिकल बॉडी के लिए तो ईच पॉइंट पर जो है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, तो आप उसको बाहर कर दोगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर दोगे, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल DA हो जाएगा। और बताओ गॉस के थ्योरम से फाई का वैल्यू कितना, गॉस के थ्योरम से फाई का वैल्यू बोले तो Q इन बाई इप्सिलॉन नॉट, और आप इसको E को ही रहने दो। और फिर आप ये ढूंढो कि गॉसियन सरफेस की अगर बोले मैं बात करूं तो टोटल एरिया कितना, रेडियस स्मॉल r है। गॉसियन सरफेस की अगर मैं एरिया की बात करूं तो टोटल अगर क्लोज इंटीग्रल DA की बात की जाए तो इसका वैल्यू 4 पाई r² हो जाएगा। गॉसियन सरफेस की एरिया लेना, टोटल एरिया की बात करनी है, तो ये क्लोज इंटीग्रल DA की बात की जाए तो ये 4 पाई r² हो जाएगा। और देखो ये Q इन की वैल्यू बोले तो Q, और ये E की वैल्यू बोले तो ये 4 पाई r² हो जाएगा। तो बताओ आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो यहाँ पे आप अरेंज कर दो, ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये Q/r², इसके लिए भी हो जाएगा। तो आउटसाइड की अगर मैं बात करूँ, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो आप तो ये भी जानते हो, ये तो हो ही गया, ये तो बिल्कुल एक बहुत बेहतरीन फार्मूला है। बट हम लोग Q को कितना लिख सकते हैं, हम लोग Q को थोड़ी सी एक स्टेप और आगे का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा इंटू 4 पाई। और बताओ बड़े वाले स्फीयर को चार्ज दिया गया है, ना कि छोटे वाले को। आप ध्यान देना यहाँ पे, आप यहाँ ध्यान दो, हम लोगों ने जो चार्ज को दिया है, ये चार्ज तो इस वाले स्फीयर पे स्टोरेज है, यानी जिसकी रेडियस कैपिटल है, चार्ज तो इस स्फीयर पे है। तो फिर हम लोग यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इसी पर होगी। तो अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो ये सिग्मा इंटू 4 पाई, और Q का वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई, और ये कैपिटल R² हो जाएगी और बाई R² हो जाएगी। इस तरीके से आप 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दोगे तो आपके पास एक ये भी फार्मूला बच जाएगा, सिग्मा इंटू R² बाई इप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r²। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये भी फार्मूला एक बहुत ही चर्चित फार्मूला है। यहाँ तक अगर आप बनाते हो तो ये बोर्ड लेवल तक के लिए बहुत शानदार हो जाते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आते हैं उसमें इस टाइप के सिचुएशन में क्वेश्चन आते हैं। बच्चे यहाँ तक बहुत आसानी से जानते हैं, लेकिन एक स्टेप बढ़ा करके इस पर क्वेश्चन पूछ जाता है, बच्चों से छूट जाता है, और उनको लगता है कि नीट जो है बड़ी टफ होता है। कुछ टफ नहीं होता है।
आप ऐसे भी बोर्ड पास करने के लिए यहाँ तक तो पढ़ोगे ही, तो फिर एक स्टेप बढ़ जाने में क्या जाता है, एक स्टेप बढ़ जाओगे तो कंपटीशन भी पास कर जाओगे। मतलब मेरा तो मानना है कि आपको यहाँ तक आना चाहिए, बाकी आप अपना जो है खुद की फैसला करो कि क्या कोई व्यक्ति यहाँ तक मेहनत करके और सफल होने के लिए इतना नहीं कर सकता है। जब उसको सफलता जो है उसके यानी कि कदम यानी उसके दरवाजे पर पहुँच जाए तो वो दरवाजे से बाहर नहीं निकले सफलता को रिसीव करने के लिए, तो क्या ये अच्छी बात होगी? बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। तो आप जो है कर सकते हो, बहुत आसान होती है, बस थोड़ी सी सिस्टमेटिक अपने आप को अरेंज कर लेना है। पढ़ाई भी आसान है और यदि आप समय पे अलर्ट हो गए तो फिर रिजल्ट भी बहुत आसानी से हो जाती है। तो चलो बच्चों हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये बहुत शानदार टॉपिक से। तो आप याद रखोगे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाई इप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल आर आप जानते हो क्या है, तो जो चार्ज स्फीयर है उसकी रेडियस है, स्मॉल आर उस पॉइंट की डिस्टेंस है सेंटर से जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है, सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ये इप्सिलॉन नॉट तो आप जानते ही हो ये परमिटिविटी है किसकी, तो एयर या वैक्यूम की है। तो हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी होलो स्फीयर के यानी कि किसी जो सेल है, अगर कोई चार्ज सेल है तो उसके कारण इंटेंसिटी आउटसाइड में इतनी होगी। तो यहाँ मैक्सिमम चीज़ें आपको कांस्टेंट दिखेगी। तो आप ये भी लिख सकते हो कि आउटसाइड इंटेंसिटी जो होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। मीन्स अगर आप जैसे जैसे सेंटर से दूरी बढ़ाओगे इंटेंसिटी घटती चली जाएगी। आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग टॉपिक्स में आगे बढ़ते हैं। चलो फिर हम लोग देखते हैं बाबू मेरे, अगर मेरे को इसी पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करेंगे। बात किया जाए तो लिख देंगे एगेन। आप जानते हो क्या बाबू मेरे कि जो ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होता है माइनस डी वी बाई डी आर। ई इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल और अपोजिट होती है। तो आप बताओ डी वी कितना लिख सकते हो, आप बताओ डी वी कितना लिख सकते हो। सीधी सी बात है कि माइनस ई डॉट डी आर लिख सकते हो। और यदि पोटेंशियल की बात की जाए तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो, पोटेंशियल की बात की जाए तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो। पोटेंशियल जो है आप इसको जब इंटीग्रेट कर दोगे तो आप देखो इस पॉइंट से एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए जो है डी आर लिए हो, तो सोचो इनफाइनाइट से अगर इस पॉइंट तक लाना तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जब इनफाइनाइट पर होंगे तो पोटेंशियल जीरो होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मान लो आर डिस्टेंस पे तो पोटेंशियल बदल के भी हो गया। तो इंटीग्रल डी वी की वैल्यू भी हो जाएगी, इंटीग्रल डी वी की वैल्यू भी हो जाएगी, और लिमिट जीरो से लेकर भी तक रहने दो। फिर ये बाहर कर दो माइनस को, और अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट किया था कि के क्यू बाई कितना बाबू मेरे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये डी आर रहने दो, और फिर ये इन्फिनिटी से लेके स्मॉल आर तक रहने दो। तो आप देखो ये अपर लिमिट भी माइनस जीरो, तो ये भी ही रह जाएगा। और यदि बात किया जाए कि के का, तो के बाहर आ जाएगा, क्यू भी बाहर आ जाएगा। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है बाबू मेरे, 1/r स्क्वायर के इंटीग्रेशन आप याद रखोगे -1/r होता है। और यदि इसके लिमिट की बात करें तो इन्फिनिटी से लेके r तक भर दो, इस माइनस को बाहर निकालोगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब मैं पोटेंशियल की बात करूं, आउटसाइड पोटेंशियल की बात करूं, तो ये के क्यू रहेगा, ये के क्यू रहेगा। आप अपर लिमिट भरोगे तो ये 1/r हो जाएगा, आप -1/इन्फिनिटी हो जाएगी। 1/इन्फिनिटी जीरो होती है तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, बचेगी कितनी बाबू मेरे, यानी अगर आउटसाइड पोटेंशियल की बात किया जाए, आउटसाइड पोटेंशियल की बात किया जाए तो ये के क्यू बाई आर हो जाएगा। तो आउटसाइड पोटेंशियल आप याद रखोगे, आप इक्वेशन कॉपी के हिसाब से देख के रख लोगे, ये मैं 4 मान लेता हूँ, तो ये के क्यू बाई आर हो जाएगा पोटेंशियल। फिर चलो अगर तुम इसी को अगर के का वैल्यू पुट कर देते हो, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन रख दो, और क्यू का वैल्यू बिल्कुल वैसे ही 1/4 यानी 4 पाई इंटू आर स्क्वायर बाई आर। तो आप 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर सकते हो, और एक लाइन अगर आप और आगे बढ़ जाते हो तो सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा मेरे लाल लालियों, तो ये इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये आउटसाइड पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा, ये आउटसाइड पोटेंशियल की फार्मूला हो जाएगी।
तो आप याद रखोगे कि किसी भी चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण आउटसाइड जो पोटेंशियल होती है के क्यू बाई आर होती है, डेट मीन्स ये भी आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। आप याद रखोगे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन मेनली जो है चार्ज डेंसिटी के फॉर्मेट में होते हैं, तो आप इसको याद रखोगे। तो मुझे विश्वास है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी, ये बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब पहुंचते हैं हम लोग केस 2 में। केस 2 कह रहा है कि अगर जो पॉइंट M है, सोचो बाबू मेरे पॉइंट M है, अगर ये स्फेरिकल जो सेल है उसके सरफेस पर आ जाए, यानी स्फेरिकल सेल के सरफेस पर आ जाए, जो भी हम लोग स्फेरिकल सेल लिए थे बिल्कुल उसके सरफेस पर हो जाए तो क्या होगा। तो अगर सरफेस पर हो जाता है तो आप देख लो कि स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एट द सरफेस, यानी अगर पॉइंट जो है सरफेस पर आ जाए तो स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो जाएगा सतह पर के लिए। तो आप देखो स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर है तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्मॉल आर जहाँ जाए वहाँ कैपिटल आर भर दो। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस कितना हो जाएगा बाबू मेरे। तो ये के क्यू बाई आपने प्रूफ किया था स्मॉल आर स्क्वायर, आप स्मॉल आर के जगह पर क्या भर दोगे, कैपिटल आर स्क्वायर भर दोगे। तो जो सरफेस है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी हो जाएगी। या अगर आप थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हो तो ये के का वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और क्यू के बदले में सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रहने दो, और ये भी आर स्क्वायर रहने दो। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है। आप देख सकते हो कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। आप इसको इक्वेशन 5 ले लो, इसको 6 ले सकते हो। तो सरफेस पर इंटेंसिटी जो है इतनी होती है, बिल्कुल आप याद रखोगे। अगर मैं पोटेंशियल की भी बात करूं, अगेन मैं पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल भी आप ऐसे ही ले सकते हो। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो बिल्कुल पोटेंशियल का आपने फॉर्मूला निकाला था आउटसाइड के लिए कितना, तो ये के क्यू बाई आर निकाला था आपने। तो बस आप स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर भर दो, तो ये सरफेस के लिए पोटेंशियल जो हो जाएगी ये के क्यू बाई आर हो जाएगी। आप इसको इक्वेशन 7 रख लो। फिर आप चाहो तो के का वैल्यू पुट कर दो। के का वैल्यू कितना मेरे लाल लाल यूं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और यदि क्यू की वैल्यू बोले तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और बाई कितना बाबू मेरे आर था, एक आर से एक आर कैंसिल कर दो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो। तो ये सिग्मा इंटू आर बाई कितना इप्सिलॉन नॉट, तो ये पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू आर बाई इप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इंटू आर बाई इप्सिलॉन नॉट ये पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा, आप याद रखोगे। तो फिर से देख लो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार कि अगर सरफेस की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल की बात करें तो सिग्मा इंटू आर बाई इप्सिलॉन नॉट, या के क्यू बाई आर स्क्वायर, या के क्यू बाई आर की बात होगी। के क्यू बाई आर पोटेंशियल हो जाएगा, या सिग्मा इंटू आर बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये सरफेस की बात है। अब चलो अगर बात तो जो है इन साइड की आ जाए तो क्या करेंगे, तो केस 3 रख लोगे तुम इसमें, केस 3 रख लोगे इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर that means a spherical cell, इनसाइड द स्फेरिकल सेल की बात किया जाए तो क्या होगा बाबू मेरे, स्फेरिकल सेल के अगर अंदर की बात किया जाए तो क्या होगा बोलो। मान लो जो मेरा पॉइंट एम जो यहाँ पर था वो खिसक करके इस पॉइंट पर शिफ्ट हो गया, यानी ये आर हो गया, और ये तो तुम्हारा पहले से ही कैपिटल आर है। हमने चार्ज इसको दे रखा है, कितना चार्ज दे रखा है आप कमेंट करके बताओगे, कितना चार्ज दे रखा है हमने इसको, कैपिटल क्यू, गुड, कैपिटल क्यू चार्ज हमने इसको दे रखा है। और जब रेडियस तो आप ऑलरेडी आर देख ही रहे हो, और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा तुम कंसीडर कर लो। और आपको इस पॉइंट एम पर जो है बात करनी है इंटेंसिटी की, तो जब पॉइंट एम पर इंटेंसिटी की बात करेंगे तो हम लोग बिल्कुल ऐसे ही लेंगे कि एक छोटे से पार्ट से फ्लक्स की बात की जाए तो क्या होगा, यानी आप बिल्कुल लिखोगे फ्रॉम फिगर लिखोगे, यहाँ लिख सकते हो डेट इज क्या लिख सकते हो बताओ, तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, मैग्नीट्यूड छोटा है,
तो अगर मैं फ्रॉम फिगर बात करूं तो पॉइंट एम पर जो इंटेंसिटी यानी फ्लक्स की अगर बात किया जाए तो डी फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू मेरे, ई डॉट डी ए हो जाएगा, यानी ई डॉट डी ए हो जाएगा। तो अब बताओ इसको ले लो, टोटल फ्लक्स की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स ई डी ए कॉस 0 डिग्री भरोगे, ई डी ए कॉस 0 डिग्री भरोगे। आप यहाँ पर भी सोच लो, कुछ देर के लिए मान लो कि सेंटर पे चार्ज है, इंटेंसिटी आउटवर्ड होगी, एरिया भी आउटवर्ड होगी। तो अब देखो यहाँ पे बाबू मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप देखोगे स्फेरिकल पार्ट लिया तो इसलिए कांस्टेंट होगा, ये क्लोज इंटीग्रल डी ए हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 0 होता है, ये फाई हो जाएगी। और गॉस के थ्योरम से आप जानते हो कि फाई की वैल्यू कितना, तो क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। आउटसाइड की कोई चार्ज कंसीडर नहीं की जाती है, आउटसाइड की कोई भी चार्ज कंसीडर नहीं की जाती है। तो क्यू इन का वैल्यू कितना पुट कर दोगे बाबू मेरे, क्यू इन का वैल्यू 0 पुट कर दोगे। और जब ये 0 पुट करोगे, ये 4 पाई आर स्क्वायर ही रखोगे, तो देखो ये सब इधर चला जाएगा। तो यदि इन साइड इंटेंसिटी की बात करें तो ये बिल्कुल 0 होगा। तो आप याद रखोगे किसी भी होलो बॉडी के अंदर इंटेंसिटी कितना होगा बाबू मेरे, किसी भी होलो बॉडी के अंदर इंटेंसिटी कितना होगा, 0। किसी बंद बॉडी के अंदर इंटेंसिटी कितना, 0। आप याद रखोगे किसी भी बंद बॉडी के अंदर इंटेंसिटी कितनी होगी बाबू मेरे, 0 याद रखोगे। तो हेलो स्फेरिकल सेल के सेंटर से लेके सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट तक बोला जाए तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। प्रैक्टिकल लाइफ में आप जानते हो कि हम लोग जब भी कार से मान लो जा रहे हों और अचानक बारिश होने लगे, बिजली तेज चमकने यानी बिजली गिरने की डर हो, तो आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको कार के अंदर ही बैठे रहना चाहिए और ग्लास को टाइटली पैक्ड कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जब आप बंद किसी यानी कि बंद जो है कार में बैठोगे और टाइटली बंद रहेगी, अगर बिजली गिरती भी है तो चूंकि वो बॉडी जो होगी एक बंद बॉडी होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहेगा, चाहे जितनी भी वोल्ट की जो है बिजली उस पर गिर जाए, फिर भी जो है आप बच जाओगे, आपको शॉक नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपको कैसे बचना चाहिए। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर 0 होती है तो आप आसानी से बच सकते हो। तो याद रखोगे ये हमको तत्काल जो है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये 0 होगा, आप याद रखोगे इसको। तो फिर बात की जाएगी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगर बात स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, पोटेंशियल की बात किया जाए तो लिख दोगे अगेन ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है बाबू मेरे, तो dV बाई डी आर होता है, dV बाई डी आर होता है। आप बताओ अंदर इंटेंसिटी कितना है, 0, तो ये माइनस तो dV बाई डी आर बोले तो 0, तो बताओ भी dV बाई डी आर बोले तो कितना, dV बाई डी आर बोले तो 0। और किसी भी कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन 0 होती है, किसी भी कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन अगर dV बाई डी आर दिया जाए दैट मीन्स जो है यानी पोटेंशियल R के रिस्पेक्ट में नहीं वेरी कर रही है, तो आप यहाँ लिख सकते हो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। V इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू मेरे, कांस्टेंट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पोटेंशियल वेरी नहीं कर रही है, तो नहीं कर रही है तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो बिल्कुल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, यानी के क्यू बाई आर हो जाएगा, ये के क्यू बाई आर हो जाएगा। और आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, याद करो कि सिग्मा इंटू आर बाई इप्सिलॉन नॉट लिखते थे, सिग्मा इंटू आर बाई इप्सिलॉन नॉट लिखते थे। तो पोटेंशियल की अगर बात करें सरफेस इनसाइड तो ये कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल ये कांस्टेंट होगा। आप जो है इनसाइड ईच पॉइंट पर होलो बॉडी के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं कि इसको ग्राफिकली हम लोग कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, इसको ग्राफिकली कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। तो आपने देखा इसमें हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रख दिए हैं और यहाँ पे डिस्टेंस को रख दिए हैं। आप ध्यान दोगे ये आपका जो है यानी कि मान लो ओरिजिन है, इसको आप एक्स एक्सिस कंसिडर कर लो और इसको वाई एक्सिस कंसिडर कर लो। तो आप यहाँ देखोगे कि जब भी हम लोग सेंटर की बात करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था। सेंटर के अंदर किसी भी होलो बॉडी के अंदर इंटेंसिटी कितनी आ रही थी बाबू मेरे, 0 था 0 था 0। और सोचो कि ये स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ते बढ़ते अगर सरफेस के बराबर हो जाए तो सरफेस पर इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट किया था कितना आया था, तो सरफेस पर इंटेंसिटी की वैल्यू आई थी आपका सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, यानी कांस्टेंट था, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट था।
और जब बात सरफेस के बाहर जा रही थी तो आउटसाइड इंटेंसिटी का फार्मूला आपने देखा था कितना, तो आपने देखा था KQ/R² लिया था, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस जो है बढ़ेगी वैसे वैसे इंटेंसिटी घटेगा। तो आप देख लो, ये आउटसाइड की मैं बात करता हूँ। अगर आउटसाइड तुम जाओगे डेट मीन्स स्मॉल आर जो है ग्रेटर देन अगर कैपिटल आर होगी, तो इस सिचुएशन में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती चली जाएगी। तो आपका ये फार्मूला ऐसे आ, ग्राफ ऐसे आ जाएगा, इनफाइनाइट पे जाके ये जीरो होगा, इसलिए इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा तो आपका ग्राफ बिल्कुल ऐसे होगा। आप ध्यान दोगे, आपका ग्राफ बिल्कुल ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो आपका ग्राफ ऐसे होगा। ये सेंटर से लेकर के सरफेस तक जीरो, यहाँ स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, यानी जब सेंटर से सरफेस की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। देखो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ग्राफ ऊपर बढ़ेगा, घटेगी तो नीचे गिरेगा। तो ये देखो सरफेस के लिए इंटेंसिटी को मैंने इतना कंसिडर कर रखा है, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक इंटेंसिटी जीरो है, सरफेस पर अचानक मैक्सिमम हो गई। फिर आउटसाइड, तो आउटसाइड इंटेंसिटी जो है ये 1/r² के है। अंदर इंटेंसिटी की बात करूं मैं तो अंदर जीरो है और सरफेस पर ये देखो आप σ/ε यानी मैक्सिमम है। तो ये आपकी ग्राफ जो है होलो चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए जो है या होलो चार्ज स्फेरिकल बॉडी के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी हो जाएगी। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो आप देखो यहाँ वाई एक्सिस पर क्या करोगे बाबू मेरे, वाई एक्सिस पर आप पोटेंशियल को रख दोगे, वाई एक्सिस पर आप पोटेंशियल को रख दोगे। यदि पोटेंशियल बढ़ेगा तो हम लोग ग्राफ पे ऊपर जाएंगे, घटेगा तो नीचे जाएंगे। और एक्स एक्सिस पर आप सेंटर से डिस्टेंस को रख दोगे, ये ओरिजिन हो गई। तो आपने देखा था कि होलो स्फेरिकल बॉडी के अंदर जो था पोटेंशियल कांस्टेंट था, वो भी कितना था, तो सरफेस के बराबर था। तो जब हम सेंटर पे हैं तभी भी पोटेंशियल सरफेस के बराबर है। सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पोटेंशियल बिल्कुल सेम टू सेम है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, पोटेंशियल बिल्कुल सेम टू सेम है, नहीं तो डिक्रीज कर रही है ना तो इंक्रीज कर रही है, कांस्टेंट है। यानी जब बढ़ते बढ़ते ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है तब तक पोटेंशियल ना तो डिक्रीज करेगी तो ग्राफ नीचे आएगा, इंक्रीज करेगी तो ऊपर जाएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा और वो भी पोटेंशियल जो है सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। सरफेस पर पोटेंशियल कितना बच्चों था, तो σ/ε इंटू आर था, यानी बिल्कुल कांस्टेंट डिजिट है। और बताओ जब सरफेस के बाहर हमने कदम रखा, यानी जब सरफेस के बाहर हम लोग गए तो आपने देखा कि ये KQ/R यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आउटसाइड की बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, यानी डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा। तो आप बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ बनाओगे, थोड़ी सी इसकी स्लोप पर जो है डिफरेंट रखोगे तो इसकी स्लोप ऐसी होती चली जाएगी, ये भी इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हो कि आउटसाइड पोटेंशियल कितनी है बाबू मेरे, तो ये 1/r है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। और यदि मैं इनसाइड की बात करूँ तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की ग्राफ बिल्कुल ऐसे हो जाएगी और इंटेंसिटी की ग्राफ आप देखोगे ऐसे हो जाएगी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो इंटेंसिटी और पोटेंशियल के ग्राफ के लिए। किसी भी चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए इंटेंसिटी और पोटेंशियल का ग्राफ एकदम बेहतरीन है, आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। ये सुन देखो, कर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर। देखो मेरे बाबू, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर, यानी कोई इंसुलेटिंग स्फीयर है और बिल्कुल ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो इसके कारण आपको किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी बताना है। मान लो बिल्कुल मैं इसका भी रेडियस r कंसीडर कर लेता हूँ और इसको जब मैं चार्ज दे रहा हूँ तो ये पूरी बॉडी जो है चार्ज हो जाती है, पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है। तो आपको बताना है इसके कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी, इसके कारण आपको बताना है किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी। सपोज करो तो इसमें भी हम लोग 3 केसेस लेंगे कि आउटसाइड क्या होगा, सरफेस पर क्या होगा, इनसाइड क्या होगा। मान लो इसका सेंटर है, ये हमने फर्स्ट केस कंसीडर किया आउटसाइड के लिए, फर्स्ट केस कंसीडर किया आउटसाइड के लिए। अब तुम देखो ये पूरी चार्ज बॉडी है, कंप्लीटली सॉलिड बॉडी है, बट मैं सॉलिड बॉडी रफ हो जाएगा इसलिए मैं अंदर चार्ज को दिखा नहीं रहा हूँ,
आप यूँ समझोगे कि ये सॉलिड बॉडी है, इस पर भी मैं चार्ज Q कंसिडर करता हूँ, इसकी रेडियस R है और चार्ज डेंसिटी जो है इस पर, चूँकि ये सॉलिड बॉडी है तो इस पर चार्ज डेंसिटी जो होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप जो है यानी रो कंसिडर कर सकते हो, रो कंसिडर कर लो। चलो तो फिर हम लोग केस फर्स्ट लेंगे आउटसाइड, यानी केस फर्स्ट की मैं बात करूं आउटसाइड, आउटसाइड क्या सिचुएशन होगा। तो आउटसाइड बोले तो स्मॉल आर ग्रेटर देन होगा कैपिटल आर से, स्मॉल आर जो होगा इसका मैग्नीट्यूड यानी सेल के जो ये जो सॉलिड स्फीयर है उसके रेडियस से जो पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी। तो फिर हम लोग एक गॉसियन सरफेस कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही स्फेरिकल सेल, आप एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करोगे, स्मॉल आर रेडियस और इसी के सेंटर को जो है सेंटर मान करके आप एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करोगे। चलो हम लोग इस गॉसियन सरफेस के एक छोटे से पार्ट से फ्लक्स की बात करते हैं। तो इसकी एरिया वेक्टर की बात की जाए तो एरिया वेक्टर आउटसाइड हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो आप देखोगे यह भी तो बिल्कुल एक स्फेरिकल जो है बॉडी है, तो एरिया वेक्टर इतना हो जाएगा। और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आउटसाइड हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम फिगर वी नो डेट, फ्रॉम फिगर वी नो डेट, फिगर से हम लोग क्या जानते हैं मेरे लाल लालियों, फिगर से हम लोग क्या जानते हैं बताओगे। तो फिगर से हम लोग जानेंगे डी फाई कितना, ई डॉट डी ए, आप देखो ई और डी ए के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री है, तो ई को ही रहने दो, डी ए को डी ए ही रहने दो, कॉस 0 डिग्री भर दो। तो चलो ये ई को ही रहने दो, डी ए को डी ए रहने दो, और कॉस 0 बोले तो 1 हो जाएगा। तो सोचो एक छोटे से पार्ट्स के कारण इतना फ्लक्स, तो टोटल कितना फ्लक्स होगा बाबू मेरे, टोटल फ्लक्स की बात की जाए तो कितना हो जाएगा टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा बाबू मेरे। तो टोटल फ्लक्स के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी क्लोज इंटीग्रल डी ए, क्लोज इंटीग्रल डी ए बोले तो ये हो जाएगा ई डॉट डी ए, यानी डॉट में कॉस थीटा 1 हो गया है। आप ढूंढो इसको, हम लोग लिख सकते हैं कितना फाई लिख सकते हैं, या ई कांस्टेंट है इसको क्लोज इंटीग्रल डी ए लिख सकते हैं। आप जानते हो कि क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट होता है गॉस थ्योरम से, गॉस थ्योरम से फाई का वैल्यू क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट, और फिर बोले तो ई को ही रहने दो, इसका वैल्यू बोले तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये नीचे भेज देंगे हम लोग। तो क्यू का वैल्यू तो क्यू ही रहेगा, और ये 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर अंदर बात इंटेंसिटी की आ जाए, सॉरी आउटसाइड में इंटेंसिटी की अगर बात करें तो ये इतना हो जाएगा। आउटसाइड में इंटेंसिटी की बात करें तो 1/4 पाई क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, आउटसाइड इंटेंसिटी की बात करें तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, के क्यू बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। या फिर क्यू का वैल्यू तुम पुट कर दो तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट रहने दो। क्यू का वैल्यू बोले तो यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, और स्फेरिकल बॉडी के लिए वॉल्यूम की बात करते हैं हो जाएगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू बाई बच्चों स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो आप 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखो कितना हो जाएगा ये, तो रो इंटू आर क्यू बाई 3 इंटू इप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आउटसाइड इंटेंसिटी की बात करें तो आउटसाइड इंटेंसिटी इतनी हो जाएगी, सॉलिड बॉडी के लिए आउटसाइड इंटेंसिटी बिल्कुल इतनी हो जाएगी, आप इसको याद रखोगे। देखो ये भी जो है आउटसाइड इंटेंसिटी तुम देखो तो रो आर और इप्सिलॉन नॉट सबके कांस्टेंट है, सभी के सभी कांस्टेंट है, तो आप देखोगे तो 1/r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी जैसे जैसे हम लोग सरफेस से बाहर दूरी बढ़ती चली जाएगी इंटेंसिटी घटते चला जाएगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिगर को भी, और फिर इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो आउटसाइड इंटेंसिटी आप समझ गए। अब हम लोग आउटसाइड पोटेंशियल की बात करेंगे कि आउटसाइड पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो एगेन कर देंगे हम लोग, एगेन कर देंगे, क्या कर देंगे बाबू मेरे। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ एगेन, तो हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू होता है -dv/dr, E इक्वल टू -dv/dr। तो आप बताओगे कि dv बराबर कितना बाबू मेरे, तो dv बराबर -e डॉट dr।
चलो आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रल डी वी बराबर कितना, माइनस बाहर कर दो ई डॉट डी आर। बिल्कुल वैसे ही जब इन्फिनिटी पर होंगे तो पोटेंशियल जीरो, जैसे जैसे हम बदलते आगे बढ़ते बढ़ते आर तक पहुंचेंगे पोटेंशियल बदल के भी हो जाएगी। इंटीग्रल डी भी बोले तो भी हो जाएगा, इंटीग्रल डी भी बोले तो भी हो जाएगा, ई रहने दो। और आप इसका वैल्यू कितना लिए थे, आप इसका वैल्यू कितना लिए थे बोलो, तो ई का वैल्यू बोले तो के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक, ये तो भी माइनस जीरो भी ही रहेगा। और आप इसमें से के क्यू को बाहर कर दो। 1/r² का इंटीग्रेशन आप सीखे थे इससे पहले, ये माइनस पहले से भी चला आ रहा है, -1/r और -1/r, फिर आप इन्फिनिटी से लेकर के आर तक लिख दो। ये माइनस बाहर निकालोगे, माइनस बाहर निकालोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस बाहर निकालोगे तो प्लस हो जाएगा। और के की बाई आर, आप उसमें आर का वैल्यू लिमिट पुट कर दो, 1/r माइनस 1/∞, तो 1/∞ 0 हो जाता है, ये के क्यू बाई आर हो जाएगा। तो मैं बोलूं कि पोटेंशियल कितना हो जाएगा बाबू मेरे, आउटसाइड पोटेंशियल कितना, तो के क्यू बाई आर हो जाएगी। आउटसाइड पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, तो के क्यू बाई आर हो जाएगी, देख लो। फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे, और आगे बढ़ाओगे तो आप इतना भी लिख सकते हो, आउटसाइड पोटेंशियल कितना, तो के का वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू बोले तो ये रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू बाई आर। तो देखो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो रो इंटू आर क्यू बाई 3 इंटू एप्सिलॉन इंटू आर। तो ये आउटसाइड पोटेंशियल का ये भी फार्मूला याद रखोगे किसी सॉलिड बॉडी के लिए, सॉलिड बॉडी के लिए पोटेंशियल याद रखोगे, इतना हो जाएगा। सॉलिड बॉडी के लिए पोटेंशियल इतना हो जाएगा। आउटसाइड पोटेंशियल की बात करें तो रो इंटू आर क्यू बाई 3 इंटू एप्सिलॉन इंटू आर हो जाएगा सॉलिड बॉडी के लिए पोटेंशियल का वैल्यू। फिर चलो अब हम लोग देखते हैं, अगर बात इन एट द सरफेस किया जाए तो क्या होगा। अगर ये पॉइंट एम तुम्हारे इसके सरफेस पर हो जाए, ये मान लो आर हो गया और ये सपोज करो कैपिटल आर हो गया, ये पूरी सॉलिड बॉडी जो है इसको हम लोगों ने चार्ज कितना दे रखा है, क्यू। आप कमेंट करके बताओगे कितना चार्ज, कमेंट करके बताओ सभी बच्चे कितना चार्ज इसको दिया जाए, तो क्यू। इस पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना, रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना बाबू मेरे, रो। अब चलो रेडियस तो आपने आर कंसिडर कर ही रखा है, तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी की बात करें तो ये केस 2 आपने ले रखा है। एट द सरफेस, एट द सरफेस यानी सरफेस पर कितनी हो जाएगी, तो आप देखोगे कि सरफेस पर पोटेंशियल की, अगर सरफेस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो कितनी हो जाएगी सॉलिड बॉडी के लिए। तो देखो मेरे बाबू, यहाँ जो है स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है। बिल्कुल आप ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, आप इसी में देख लो, जहाँ स्मॉल आर था वहाँ पर यानी इंटेंसिटी और पोटेंशियल दोनों में, अगर इंटेंसिटी की बात करें तो देखो जहाँ स्मॉल आर है वहाँ कैपिटल आर भर दो तो इंटेंसिटी निकल जाएगी, और पोटेंशियल में भी वही स्मॉल आर की जगह पर आप कैपिटल आर भर दो, तो लिख देगा देयरफॉर ई एट द सरफेस की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो ये के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर हुआ करता था, तो आप के को के ही रखोगे, क्यू को क्यू, और ये कैपिटल आर भर दोगे। सरफेस पर कोई दिक्कत नहीं है, सरफेस के लिए बिल्कुल वही रहेगी। या फिर इसको आप के का वैल्यू पुट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का वैल्यू बोले तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू बाई कितना बच्चों मेरे आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यू से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, एक आर बच जाएगा। तो आप यहाँ ढूंढो कितना बच रहा है इंटेंसिटी, तो एट द सरफेस ऑफ इंटेंसिटी की बात की जाए तो रो इंटू आर बचा हुआ है, ये 1/3 बाहर आ जाएगा, तो ये रो इंटू आर हो गया, ये 1/3 एप्सिलॉन नॉट हो गया, 1/3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये इतनी इंटेंसिटी हो जाएगी। आप देखोगे कि इसमें ईच पार्ट जो है कांस्टेंट है, यानी सरफेस पर इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है। आप इसको सिचुएशन देख करके इसको आप इक्वेशन नंबर 7 ले सकते हो, इक्वेशन नंबर 7 ले सकते हो। बात अगर पोटेंशियल की आ जाए तो सिमिलरली कर दो, अगेन कर दो,
यानी अगेन अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल कितना बाबू मेरे, तो आपने देखा था कि ये आया था के क्यू बाई आर आया था। आप स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर पुट कर दो तो ये सरफेस पर पोटेंशियल हो जाएगी, सरफेस पर पोटेंशियल हो जाएगी। फिर आप के का वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का वैल्यू बोले तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू बाई कितना बच्चों आर, तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो और ये आर से जो ये आर स्क्वायर टाइम्स में कट जाएगा, तो आप यहाँ देखो बच गए कितना, ये रो इंटू आर स्क्वायर बाई 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, ये सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। आप देख लो कितना शानदार टॉपिक से, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो सरफेस के लिए इंटेंसिटी हो जाएगी इतनी, या तो इतना लिख दोगे या इतना लिख दोगे, फिर पोटेंशियल इतना लिख दोगे। ये स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखते हैं इनसाइड द स्फीयर, यानी अगर इनसाइड की बात हो जाए तो क्या होगा, सॉलिड बॉडी के लिए इनसाइड की बात करें तो क्या होगा। तो देखो सॉलिड बॉडी के लिए इनसाइड की बात करें, अगर मेरे पॉइंट यहाँ पर आ जाती है तो ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगी, और चार्ज तो हमने पूरी बॉडी को दे रखा है, इवन अंदर भी चार्ज भरा हुआ है। अंदर भी चार्ज भरा हुआ, आपको तो पता है ये सॉलिड इंसुलेटिंग बॉडी है, तो चार्ज सभी पॉइंट पॉइंट पर भरा हुआ है। यानी ईच पॉइंट पर चार्ज भरा हुआ है। इस पे टोटल चार्ज कितना है क्यू, रेडियस इसका हमने आर कंसीडर कर रखा है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को जो हम लोग रो कंसीडर कर रखे हैं। अगर मेरी पॉइंट एम जो है इस पॉइंट एम अंदर आ जाती है तो देखो तुम ध्यान से, हमने एक और स्फीयर कंसीडर कर रखा है, इसको गॉसियन सरफेस आप मान लो। तो आप देखोगे कि गॉसियन सरफेस के बाहर भी एक होलो स्फीयर बन रहा है, और आप तो पहले से जान चुके हो कि किसी भी होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो अगर मैं ये जो होलो स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है, ये वाली जो पट्टी है, यानी ये वाली जो होलो स्फीयर है जिसकी रेडियस तुम कह सकते हो जिसकी थिकनेस कितनी है तो आर माइनस स्मॉल आर है, इस होलो स्फीयर के कारण ये पॉइंट एम तो अंदर है, और किसी भी होलो स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो इसके कारण यहाँ कोई इंटेंसिटी होगी नहीं, जो भी इंटेंसिटी होगी ये जो डॉट डॉट स्फीयर ले रहे हो इसके अंदर जो चार्ज है उसके कारण इंटेंसिटी होगी। तो अगर बात इन साइड की आ जाए तो फिर आप वैसे ही लोगे कितना बाबू मेरे, तो अगर मैं डी फाई बोलूँ तो ई डॉट डी ए, और ई का वैल्यू ई रहने दो, डी का वैल्यू डी ए का वैल्यू डी, और कॉस 0 डिग्री भरोगे। फिर आप देखो ये ई और डी ए रहने दो, डी फाई का वैल्यू। तो अब आता हो टोटल फ्लक्स की अगर बात करें तो डी फाई क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई डॉट डी ए रहने दो, या आप इसको जो फाई लिख दोगे, यहाँ ई को ई ही रहने दो, बट ये इन साइड वाली इंटेंसिटी है, मतलब मेरे को पॉइंट इस पर लेना है, और ये तुम्हारा डी ए हो जाएगा, ये डी ए हो जाएगा। और बताओ तो अंदर जो फ्लक्स होता है उसका वैल्यू कितना होता है, गॉस थ्योरम से आपने तो पढ़ रखा है कि क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और हम भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन साइड ही ले रहे हैं, तो रेडियस तो इसी का लेंगे ना, इसी के अंदर के चार्ज को कंसीडर करेंगे, तो सरफेस एरिया तो यही लेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब चलो ध्यान देना, क्यू इन की मैं बात करूं तो इसके अंदर इसके चार्ज कितना हो जाएगा, तुमने देखा इसकी वॉल्यूम जो है यानी चार्ज डेंसिटी रो है, और इसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर तो क्यू इन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये रो इंटू 4/3 पाई आर पाई इंटू स्मॉल आर क्यू हो जाएगी। चूँकि हमने इसके अंदर का चार्ज ले रखा है इसके अंदर की, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्यू इन हो जाएगी, और ये एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट रहने दो, ये क्यू इन रहने दो, ये 4 पाई आर स्क्वायर रहने दो। तो देखो ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगी, फिर आर क्यू जो है ये स्क्वायर आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। तो तुम ध्यान से देखोगे यहाँ इंटेंसिटी कितनी बच रही है बाबू मेरे, इंटेंसिटी कितनी बच रही है, तो रो एक आर बच रहा है, ये 3 नीचे आ जा रहा है, तो देखो ये रो इंटू स्मॉल आर बाई 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये अंदर की इंटेंसिटी हो जाएगी।
यानी अंदर इंटेंसिटी में बोलूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। तो इस तरीके से हम सेंटर पे जाएंगे तो आर का वैल्यू जीरो, यानी सेंटर पे इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। जैसे जैसे सेंटर से बढ़ेंगे इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो आप इसको नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो लिख देंगे एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, ए स्फीयर के सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी होगी बाबू मेरे? ए स्फीयर के सेंटर के लिए तो आप क्या रखोगे? स्मॉल आर जीरो। देयरफॉर एट द सेंटर ऑफ इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो आप देख लो यहाँ पे, ये रो इंटू जीरो बाई 3 इंटू इप्सिलॉन बोले तो जीरो हो जाएगी। यानी सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, आप याद रखोगे। हाँ, अगर मैं बात करूं कि स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कितनी होगी, तो आप देखो, एक तो इसके कारण पोटेंशियल होगी, दूसरा इसके कारण भी पोटेंशियल होगी। क्योंकि होलो चार्ज बॉडी के कारण पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, अंदर पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो अब सरफेस की पोटेंशियल कितनी होगी? सरफेस के पोटेंशियल कितनी होगी? तो तुम क्या करोगे बाबू मेरे? इस पर एक छोटा सा स्फीयर कंसीडर करोगे, इसके बीच में एक छोटा सा स्फीयर कंसीडर करोगे। मान लो इसकी रेडियस को मैं x मान लेता हूं और इसकी थिकनेस को मैं dx मान लेता हूं। इसकी थिकनेस को मैं dx मान लेता हूं। तो बताओ उस dx पार्ट वाले स्फीयर के अंदर जो है चार्ज कितनी होगी? और आपको पता है कि इसके कारण इस पर जितनी भी चार्ज होगी, इसके सरफेस का जो पोटेंशियल होगा उसके अंदर इस पॉइंट पर, उसके कारण पोटेंशियल वही रहेगा। क्योंकि होलो स्फीयर के सरफेस और इन साइड के पोटेंशियल बराबर होता है। तो अगर मैं इसके सरफेस पर निकालूं तो पॉइंट एम पर भी आ जाएगा उसके कारण। इस तरीके से हम लोग स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पूरे आउटर सरफेस के कारण पोटेंशियल निकल जाएगी। तो अगर बात की जाए कि पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? तो हम लोग लिख देंगे एगेन पोटेंशियल अगर लिया जाए, अंदर की पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो अंदर पोटेंशियल कितना हो जाएगा बाबू मेरे? अंदर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो मान लो अंदर वाले स्फीयर को अगर हम लोग ए मान लेते हैं और बाहर वाले स्फीयर को बी मान लेते हैं। सपोज करो बच्चों मेरे, अगर मैं इस डॉट डॉट वाले स्फीयर को मैं ए कंसिडर कर लूँ और इस स्फीयर को मैं बी कंसिडर कर लूँ, तो इस पॉइंट एम पर पोटेंशियल तो ए के कारण भी मिलेगा, बी के कारण भी मिलेगा। तो ए और बी दोनों के कारण मिलेगा। तो ए के कारण पोटेंशियल कितना मिलेगा? तो तुम जान चुके हो कि अंदर की पोटेंशियल कितना, तो ये के रहेगा। और क्यू की बात करेंगे तो क्यू इन होगा, और बाई कितना, तो उसका रेडियस हो जाएगा। तो अगर मैं ये बात करूं कि के को, तो के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन रख दो। अंदर वाले के पास चार्ज कितना, तो तुम उसका वॉल्यूम रख दोगे v। फिर उसकी जो यानी रो इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यू बाई आर हो जाएगा। तो वी ए की तो वैल्यू इतनी हो जाएगी, वी ए की तो वैल्यू इतनी हो जाएगी। और रही बात कितनी कि वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आउटर वाले के लिए, तो तुम कंसिडर करो उसके सरफेस पर, होलो स्फीयर के सरफेस पर कितनी हो जाएगी। तो होलो स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, तो के रखोगे और फिर तुम डी क्यू रखोगे। तो डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू मेरे? डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो डी क्यू बोले तो ये रो रहेगा, और उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? तो 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये उस पर बाहर वाले के यानी कि स्मॉल पार्ट पर चार्ज हो जाएगी। और फिर उसकी जो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये x हो जाएगा, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये x हो जाएगा। और फिर आप यहाँ देखोगे ये स्मॉल आर से लेकर के कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर दोगे। ध्यान से देखना, फिर से एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी रेडियस को x मान लिया हूँ,
तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बताओ। तो ये एक तो स्फीयर है, तो स्फीयर की सरफेस एरिया होती है 4πx² और इसके थिकनेस dx से मल्टीप्लाई कर दो तो ये उसकी वॉल्यूम हो जाएगी, और इसमें चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो इसके कारण चार्ज हो जाएगा dq, और k/r होता है। तो देख लो इस पतली सी पट्टी के कारण पॉइंट M पर पोटेंशियल की बात की जाए तो पट्टी पर जो सरफेस पर होगा वही इनसाइड हो जाएगी। तो अगर इसके कारण पोटेंशियल की बात की जाए, इसके कारण पोटेंशियल की बात की जाए और उसको तुम dB मान लो, dB मान लो, तो तुम क्या लिखोगे, k dq आप बाई x ही तो लिखोगे ना, और इसी को इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरी निकल जाएगी। बोलो, तो इस पट्टी के कारण जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, इस पट्टी के कारण जो पोटेंशियल होगी बाबू मेरे वो कितनी हो जाएगी, आप ध्यान दोगे। तो देखो मैंने k लिख दिया है, वॉल्यूम लिख दिया है, और उसके पर चार्ज dq यानी हो जाएगा उस पर चार्ज बाई डिस्टेंस हो जाएगा। तो तुम देखोगे एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। तुम देखो यहाँ पर 1x जो है, यहाँ 1x जो है 1x से कैंसिल हो जाएगा। वन एक्स जो है 1x से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखो तुम्हारा बच गया कितना बाबू मेरे, आप इसको k ही रहने दो, k ही रहने दो, या अगर k नहीं भी रखते हो तो तुम यूँ से कहो कि 4πε0 अगर आप इसको रख देते हो तो कितनी हो जाएगी बताओ, ध्यान देना इसको। आप देखो यहाँ पे ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना, रो इंटू एक ये r² हो जाएगा, रो इंटू r², और ये 3 इंटू ε0। अब चलो यहाँ ढूंढो, तुम देखो इसमें से ये 4π रो बाहर आ जाएगा, k बोले तो 1/4πε0, ये 4π रो, और x dx बोले तो उसका डिफरेंट इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2 हो जाएगा, और r से लेकर कैपिटल R तक ये 4π से 4π कैंसिल कर दो। यहाँ देखो ये रो इंटू r²/3 इंटू ε0, यहाँ देखो बाबू मेरे ये हो जाएगा रो बाई ε0, 2 बाहर कर दो, अपर लिमिट भरो तो ये r² माइनस स्मॉल r²। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसमें तुम ध्यान देना, ये रो इंटू r²/3 इंटू ε0 प्लस उसको मल्टीप्लाई कर दो रो इंटू कैपिटल R²/2 इंटू ε0, माइनस कर दोगे, माइनस कर दो कितना, ये रो इंटू स्मॉल r²/2 इंटू ε0। तो तुम देखो इस दोनों को मिलाओ, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। तो आप देखो इसमें से कितना हो जाएगा, ये 2r² में से 3r² माइनस करोगे तो ये आप पहले लिख दो रो इंटू r²/2 इंटू ε0, ये माइनस में हो जाएगा आपका रो इंटू r²/6 इंटू ε0। ध्यान देना बाबू मेरे, देखो जब आप एच का एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा, तो ये 2 प्लस में हो जाएगा 3 माइनस होते माइनस में आ गया। आप इसमें से ढूंढो क्या कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन हो सकता है ढूंढो इसमें से। तो आप इसमें से ले सकते हो 2 ले लो, ε0 ले लो, तो यहाँ बचेगा कितना बाबू मेरे, r² माइनस r²/3। ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा रो/2π r² माइनस r²/3। ये आपकी पोटेंशियल की फार्मूला हो जाएगी, ये आपके पोटेंशियल की फार्मूला हो जाएगी। अब आप इसका ग्राफ खींचोगे तो ध्यान देगा, ग्राफ खींचोगे बाबू मेरे तो देखो इंटेंसिटी की अगर ग्राफ खींचा जाए बाबू मेरे, तो आप इंटेंसिटी देखो y एक्सिस पर इतना है और ये x एक्सिस पर इतना है। फिर देखो ये ओरिजिन ले लो, तो आपने देख रखा था कि सॉलिड बॉडी के अंदर इंटेंसिटी जो है रेडियस के प्रोपोर्शनल थी, तो इंटेंसिटी का बिल्कुल ग्राफ ये ऐसे आएगा।
और सरफेस तक थी, ये बेचारे सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। और आउटसाइड इंटेंसिटी की बात करें तो ये आउटसाइड इंटेंसिटी जो है, यानी आउटसाइड की बात करें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी आर स्क्वायर के। इनसाइड इंटेंसिटी की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी आर के बाबू मेरे। इनसाइड इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के है। और आउटसाइड इंटेंसिटी की बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो बिल्कुल आपका ग्राफ ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड बोले तो स्मॉल आर, ये इस पर आपने आर को रखा है। तो देखो इंटेंसिटी की ग्राफ बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। अगर बात पोटेंशियल की आती है तो आप एक बार सेंटर पर ले लो पोटेंशियल, आप एक बार सेंटर पे भी पोटेंशियल कंसीडर कर लो। सोचो कि एट द सेंटर की बात की जाए तो स्मॉल आर जीरो हो जाएगा, स्मॉल आर जीरो हो जाएगा। और आप यहाँ देखोगे कितना हो जाएगा, तो ये पी आर स्क्वायर बाई एट द सेंटर पर क्या किया जाए, एट द सेंटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आप ध्यान दोगे स्मॉल आर का वैल्यू जीरो भर दोगे तो ये हो जाएगा रो इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू इप्सिलॉन नट, बाई 2 इंटू इप्सिलॉन नट। और जो सरफेस पर पोटेंशियल आई थी, आपने सरफेस पर पोटेंशियल हम लोगों ने रो इंटू आर स्क्वायर बाई 3 इप्सिलॉन नट लिया था, रो इंटू आर स्क्वायर बाई 3 इप्सिलॉन नट लिया था। और बाय इन साइड पोटेंशियल की बात करें तो इतना, सेंटर पे पोटेंशियल की बात करें तो इतना हो गया। आप ध्यान दोगे, देखो इसको अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये रो इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू इप्सिलॉन नट रखोगे। और ये रो इंटू आर स्क्वायर बाई 3 इंटू इप्सिलॉन नट को आप सरफेस की पोटेंशियल लिख सकते हो। तो यहाँ लिख दोगे 3/2 को आप बाहर कर लो, ये 3/2 और रो इंटू आर स्क्वायर बाई 3 को आप सरफेस की पोटेंशियल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो सेंटर पे पोटेंशियल है सरफेस के पोटेंशियल के 3/2 टाइम्स है, 3/2 टाइम्स है। आपने क्या देखा कि जो सेंटर पे पोटेंशियल है वह सरफेस के पोटेंशियल के, आप देखो ये 3/2 को बाहर एक साथ कर लो, ये रो इंटू आर स्क्वायर बाई 3 इंटू इप्सिलॉन को एक साथ कर लो, ये सरफेस की पोटेंशियल है। तो जो सेंटर पे पोटेंशियल है सरफेस के पोटेंशियल के 3/2 टाइम्स है, यानी 1.5 गुना है। तो अब आप बताओ ग्राफ कैसे खींचोगे, तो सोच लो बाबू मेरे, ये मान लो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, एक ये पॉइंट ले लेता हूँ, अब बिल्कुल एक ये पॉइंट ले लेता हूँ। तो जिस कंडीशन में मैं सरफेस पर अगर सेंटर पर अगर बात किया जाए तो सेंटर पे पोटेंशियल अगर इतना लिया जाए, ये 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। तो जैसे जैसे हम लोग सरफेस की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी रेडियस का वैल्यू जैसे जैसे बाबू मेरे, यानी स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के, यानी कि ये सरफेस के बराबर होती है, आपकी पोटेंशियल डिक्रीज करते करते ऐसे हो जाएगी। और जब आउटसाइड द स्फीयर की बात आएगी तो आप पढ़ चुके हो कि आउटसाइड में जो है पोटेंशियल भी जो है 1/r होता है, यानी ये बिल्कुल ऐसे ग्राफ हो जाएगी। तो ये आउटसाइड पोटेंशियल का कंडीशन ऐसे हो जाएगा और इनसाइड पोटेंशियल का कंडीशन ऐसे हो जाएगा। ये पोटेंशियल इधर बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल इंक्रीज करता है तो ग्राफ ऊपर जाएगी और पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो ग्राफ नीचे जाएगी। ये सरफेस की पोटेंशियल को हम लोग VS मान लिए हैं, तो आप देख लो आपकी ग्राफ बिल्कुल इस डिजाइन की होगी। आप याद रखोगे किसी भी सॉलिड चार्ज पार्टिकल के द्वारा, यानी सॉलिड चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए पोटेंशियल का ग्राफ याद रखोगे। इंटेंसिटी की ग्राफ बिल्कुल ऐसे होगी और पोटेंशियल की ग्राफ बिल्कुल ऐसे होगी। तो ये टॉपिक्स जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं पे कंप्लीट होती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। कर की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर। आप हेडिंग देखोगे यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर की बात की जा रही है कि अगर कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, आप इस वायर को देखो, ये एक बहुत ही खूबसूरत आपको वायर दिख रहा होगा। और मान लो कि इस वायर को हम लोगों ने, ये बिल्कुल उसका एक्सिस है, इस वायर को हमने चार्ज कर दे रखा है, इस वायर को हमने चार्ज कर रखा है। और जब इस वायर को हमने चार्ज कर रखा है, यानी ये पूरी वायर जो एक चार्ज वायर है, आप एक पतला वायर देखोगे, थोड़ी सी देखने में जो खूबसूरत बनाने के लिए ऐसा दिखाया गया। इस पर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा लिया गया है, चार्ज डेंसिटी को लैम्डा लिया गया है। आपको बताना है कि किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी। उसी बात को हमने यहाँ पे फिर से कंसिडर कर रखा है, उसी बात को हमने यहाँ पे फिर से कंसिडर कर रखा है
कि मान लो बच्चों हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, और इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर को हम लोगों ने लेमडा चार्ज दे रखी है। इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर को हम लोगों ने इस पर चार्ज डेंसिटी लेमडा रखी हुई है, और इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो क्या होगी, तो आप जान लो एक गॉसियन सरफेस कैलकुलेट करोगे। गॉसियन सरफेस को मैंने बताया था कि ऐसे कंसीडर करना है जिसमें फोर्स अप्लायंस या तो परपेंडिकुलर हो और नहीं तो पैरेलल हो। तो हम लोगों ने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की कल्पना की। आप यहाँ देखोगे आपको बहुत खूबसूरत सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस दिख रही होगी। तो ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है इसका एक छोटा सा एरिया हम लोग ले रहे हैं। तो बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो जो इंटेंसिटी होगी सीधे आउटवर्ड हो जाएगी, इंटेंसिटी होगी सीधे आउटवर्ड हो जाएगी। अगर मैं इसके एरिया वेक्टर को डी ए मान लूँ तो ये डी ए भी आउटवर्ड हो जाएगा। आप यहाँ देखोगे एक छोटी सी एरिया को कंसिडर किया गया है, एक छोटी सी एरिया को कंसिडर किया गया है। तो ये जो एरिया वेक्टर है रेडियली आउटवर्ड एरिया वेक्टर भी इधर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगी। और बिल्कुल जो है आप ध्यान दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो आउटवर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगी, और जो आपका एरिया वेक्टर है वो भी आउटवर्ड होगा। मान लो ये जो एक्सियल दिख रहा है आपको एक पतला सा वायर, उसी को हम लोगों ने यानी उसी वायर को हम लोगों ने चार्ज डेंसिटी लेमडा दे रखी है, तो उसके कारण इंटेंसिटी सीधे आउटवर्ड हो जाएगी। तो चलो अब बताओ उस छोटी सी एरिया से जो लेटरल एरिया है इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का उसे फ्लक्स निकालेंगे। क्या इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी फ्लक्स होगा? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर बात किया जाए बाबू तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सीधे ऊपर की ओर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर परपेंडिकुलर होगा, इससे कोई फ्लक्स नहीं होगी। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इधर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, इससे कोई फ्लक्स नहीं होगा। यानी अगर मैं इस एरिया से फ्लक्स की बात करूँ तो आप देख रहे हो कि एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, यानी अगर मैं इसको डी एस ले लूँ और इंटेंसिटी इधर हो जाएगी तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर आप देखो अगर इस एरिया वेक्टर की बात करो तो एरिया वेक्टर सीधे इधर हो जाएगी और इंटेंसिटी इधर हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगा, कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो जो भी फ्लक्स होगा बिल्कुल इस जो है लेटरल सरफेस से होगा। आप कंसिडर कर लो कि इसका लेंथ कितना है बाबू मेरे, इसकी लेंथ या तो एच मान लो या तो एल मान लो सिलेंडर की, और इसकी रेडियस को अगर आर कंसिडर करते हो तो बताओ छोटे से एरिया से फ्लक्स कितनी हो जाएगी। आप एक बार फिगर को जो है स्क्रीनशॉट ले लो, फिगर को स्क्रीनशॉट ले लो तो लिख सकते हो कि वी नो डैट, यानी फ्रॉम फिगर वी नो डैट, यानी फिगर से हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, फिगर से हम लोग क्या जानते हैं बताओ। फिगर से अगर बात किया जाए तो डी फाई कितनी हो जाएगी, तो डी फाई का वैल्यू ई डॉट डी ए हो जाएगा, ई डॉट डी ए हो जाएगा। ई और डी ए देख रहा है आपको दिख रहा है कि ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच की एंगल कितनी है, 0 डिग्री है। दोनों के बीच की एंगल कितनी है बाबू मेरे, 0 डिग्री है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर कॉस 0 1 होता है तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी ए रहने दो, ये डी फाई भी रहने दो। जो लेटरल एरिया से फ्लक्स की बात है तो टोटल फ्लक्स अगर लेटरल एरिया से देखा जाए तो ये डी फाई 1 हो जाएगा। डी फाई 1 की बात करें तो ये इंटीग्रल डी ई हो जाएगा। अब चलो आप ई को कांस्टेंट रख दो, ये इंटीग्रल डी ए रहने दो, ये फाई 1 रहने दो, तो फिर देखो ये फाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, तो ई को ई ही रहने दो। और बताओ किसी भी सिलेंडर की सरफेस एरिया कितनी होती है, सिलेंडर की सरफेस एरिया बोले तो 2 पाई आर इंटू एल होता है, 2 पाई आर इंटू एल बोले लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एल होता है बाबू मेरे। तो इसकी जो सरफेस एरिया हो जाएगी 2 पाई आर इंटू एल हो जाएगी। चलो तो ये तो लेटरल एरिया से फ्लक्स हो गया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लक्स की बात किया जाए तो आप देखोगे यहाँ पे ये 2 इंटू ई इंटू डी एस हो जाएगा, 2 इंटू ई को ई ही रहने दो और डी एस को डी एस ही रहने दो, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 90 बोले तो 0। मैंने 2 क्यों रखा है, मैंने 2 क्यों रखा है बाबू मेरे, मैंने 2 इसलिए रखा है कि 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक ऊपर है तो एक नीचे है। तुम देखो एक ये भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक ये भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी, तो टोटल फ्लक्स फाई 1 प्लस फाई 2 हो जाएगी।
φ1 प्लस φ2 हो जाएगी। तो आप φ2 का वैल्यू 0 रख रहे हो, आप φ1 का वैल्यू कितना रखो, देखो E इंटू 2πRL। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूँ तो 2πRL, टोटल फ्लक्स की मैं बात करूँ तो ये 2πRL हो जाएगी। अब ढूंढो, तो हम लोग गॉस थ्योरम से क्या जानते हैं, गॉस थ्योरम से क्या जानते हैं कि फाई का वैल्यू होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है बताओ, इसकी वैल्यू तुम ढूंढो, ये कितना आ गया है, तो ई इंटू 2πRL, ई इंटू 2πRL, ई इंटू 2πRL। अब ढूंढो क्यू इन की वैल्यू बोले तो, क्यू इन बोले तो इसके अंदर की चार्ज बोले तो देखो ध्यान दो, ये इतना ही तो लेंथ इसके अंदर है, चार डेंसिटी लेमडा है और लेंथ एल है, तो क्यू इन कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एल हो जाएगा। क्यू इन कितना हो जाएगा बाबू मेरे, तो लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट रहने दो, और ये ई इंटू 2πR, ई इंटू 2πR, ई इंटू 2πR बोले तो ये ई इंटू 2πR इंटू एल हो जाएगी। अब ढूंढो, ये एल से एल कैंसिल कर दो और ढूंढो ये कितना हो जाएगा, तो इंटेंसिटी की वैल्यू बोले तो ये 2πR नीचे चला जाएगा, ये लेमडा इंटू 2πR इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये 1/2π एप्सिलॉन लेमडा बाई R, और यही इंटेंसिटी हो जाएगी लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण अगर इंटेंसिटी की क्या बात करें तो ये इतनी हो जाएगी। आप चाहो तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये 1/4π एप्सिलॉन हो जाएगी, और ये 2 इंटू लेमडा बाई आर हो जाएगी। फिर आप इसको के लिख सकते हो, तो के इंटू 2 इंटू लेमडा बाई आर भी लिख सकते हो। तो किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप याद रखोगे, किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद रखोगे। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिगर को भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिगर को भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, उस फिगर से प्रूव कर लो, इससे देख के समझ लो, फिगर को भी स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर जो है आप इस सॉल्यूशन को भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी देख लो और ये भी देख लो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स पर। देखो कितनी शानदार टॉपिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। एक चार्ज प्लेन शीट के कारण तुमको इंटेंसिटी निकालना है। तुम देखो यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको, एक चार्ज प्लेन शीट है, बहुत बड़ी शीट है, और इसके कारण जो है तुमको इंटेंसिटी निकालना है। मान लो इस पर चार डेंसिटी हमने सिग्मा कंसीडर कर रखी है, और यहाँ से तुमको इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी एक गॉसियन सरफेस कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी एक गॉसियन सरफेस कैलकुलेट करेंगे। तो गॉसियन सरफेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही शुरू में ही बता दिया था कि गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि जो फोर्स अप्लाई से या तो उसके पैरेलल होना चाहिए और नहीं तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप इसी चीज़ को यहाँ भी देख सकते हो। देखो मैंने एक चार्ज प्लेन शीट रखा है और हमने एक गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस रखा है जो शीट के परपेंडिकुलर है, डेट मीन्स एरिया वेक्टर के डायरेक्ट। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण जितनी भी फोर्स अप्लाइंस होगी बिल्कुल या तो इसके पैरेलल होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी। एरिया वेक्टर या तो परपेंडिकुलर होगा या तो क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो तो पैरेलल है, और ये जो लेटरल एरिया है इसके परपेंडिकुलर है। तो या तो फोर्स अप्लाइंस पैरेलल होना चाहिए और नहीं तो एरिया वेक्टर क्या, नहीं तो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो फिर गॉसियन सरफेस बेहतरीन मानी जाती है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर भी देख रहे थे कि हमने क्या किया, एक चार्ज प्लेन शीट ले रखा है जिस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब चलो ये जो एक गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर रखा है, देखो ये गॉसियन सरफेस है जो कि आपको सिलिंड्रिकल दिख रही होगी। ये ऐसे सोच लो कि गॉसियन सरफेस के हाइपोथेटिकल एक सिलेंडर हमने बोथ साइड ले रखा है। तो बताओ यहाँ पर अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो इंटेंसिटी तो सीधे आउटवर्ड हो जाएगी, और इसका एक छोटा सा एरिया वेक्टर तुम कंसीडर कर लो तो एरिया वेक्टर डीए हो जाएगी। सिमिलरली उसी वर्ड में देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए इंटेंसिटी इधर आउटवर्ड हो जाएगी, और एक छोटा सा एरिया वेक्टर डीए ले लो तो ये इस साइड हो जाएगी। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लक्स कितना हो जाएगा बाबू मेरे, अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लक्स को d∅1 मान लूँ तो ये 2 इंटू ई डॉट डी आप लिख सकते हो। देखो फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, इससे जितनी फ्लक्स होगी इससे उतनी ही फ्लक्स होगी। इसके कारण ऐसे भी सोचो
फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं तो ये पॉजिटिव है, इसके लिए भी फ्लक्स आउटवर्ड, इसके लिए भी फ्लक्स आउटवर्ड, तो दोनों मिला के आउटवर्ड ही तो है, तो इसलिए जुड़ जाएगी। तो ये 2EDA लिख सकते हो। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी वैल्यू जो है टोटल कितनी होगी, तो ये d∅1 ले लो, तो ये 2E और DA का वैल्यू तुम A कंसिडर कर लो। फिर हम लोग देखो यहाँ पे एक छोटा सा यानी लेटरल एरिया है, अगर इस पर भी एक छोटा सा एरिया DA लिया जाए तो तुम देख रहे हो कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे आउटवर्ड अलॉन्ग द डायरेक्शन है इस गॉसियन सरफेस के, और ये परपेंडिकुलर है। तो लेटरल एरिया से अगर फ्लक्स को हम लोग d∅2 मान लें तो d∅2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, d∅2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये भी E.DA हो जाएगा। बट तुम देखो यहाँ DA का वैल्यू कितना है, तो DA इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो लेटरल एरिया से जो फ्लक्स होगी अगर उसको मैं ∅2 मान लूँ तो ∅2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ∅2 का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी, ∅1 प्लस ∅2 हो जाएगी। टोटल फ्लक्स अगर बात किया जाए तो ये ∅1 प्लस ∅2, ∅1 का वैल्यू कितना बच्चों 2EA, ∅2 का वैल्यू 0। और गॉस थ्योरम से बताओ ∅ का वैल्यू कितना होता है, Q∞ होता है। Q∞ बोले तो इस एरिया के अंदर का फ्लक्स था, इसका एरिया देखो कितना है A, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो हम लोग कितना इसको लिख सकते हैं बाबू मेरे, Q∞ का वैल्यू बोले तो सिग्मा इंटू A बाई एप्सिलॉन रहने दो, ये 2EA, तो A से A कैंसिल कर दो, E बराबर कितनी हो गई बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, तुम इसमें 2 को नीचे भेज दो तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। और यही किसी भी चार्ज प्लेन शीट के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। चार्ज प्लेन शीट के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी बाबू मेरे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। आप इसको प्रूव कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ये फार्मूले जो है नीट या जेई के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप देखोगे चार्ज प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। एक बार फिर से समझ लो, आपके पास एक चार्ज प्लेन शीट है और इसके कारण किसी पॉइंट मान लो P पर इंटेंसिटी निकालना है, आप एक गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहे हो, तो ये जो पॉइंट P है इसके क्रॉस सेक्शनल पॉइंट पर या तो इधर भी हो सकती है या इधर भी हो सकती है। तो देखो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लक्स कितना E.DA, और इधर भी फ्लक्स कितना E.DA। चूँकि फ्लक्स स्केलर है तो आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव लेते हैं, तो इधर भी अगर फ्लक्स आउटगोइंग है तो इधर भी आउटगोइंग है। हाँ, एक आउटगोइंग एक इनकमिंग होती तो हम एक प्लस एक माइनस लेते हैं, लेकिन ये दोनों आउटगोइंग है इसलिए टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। इन टोटल फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, d∅1 की अगर मैं बात करूं बाबू मेरे, तो d∅1 का वैल्यू 2EDA हो जाएगा, 2EDA हो जाएगा। आप देखो E और DA के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो टोटल अगर जो है क्रॉस सेक्शनल से फ्लक्स बात करें तो ये इतना हो जाएगा। फिर इस लेटरल के एक छोटे से पार्ट से तो देखो ये DA ऊपर है, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर परपेंडिकुलर है, तो लेटरल से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, यानी E2 0 हो जाएगा, ∅2 0 हो जाएगा। आप दोनों जोड़ दोगे टोटल फ्लक्स मिलेगा। फिर आप Q∞ बाई एप्सिलॉन, इसमें एरिया जो है A है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, वैल्यू रख दो, आ जाएगा इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। मुझे विश्वास है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं, सोचो इसी को थोड़ा सा और ध्यान से देखो। हम लोग किसी मोटे प्लेट की बात करें, अगर मोटे प्लेट को हम लोग अगर चार्ज देते हैं बाबू मेरे, मोटे प्लेट को अगर चार्ज देते हैं, ध्यान देंगे, मोटे प्लेट को अगर चार्ज देते हैं हम लोग, तो ये जो चार्ज होगी कुछ इस पे आएगी, कुछ इस पे, दोनों सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी इसके सरफेस एरिया के तुलना में इसके थिकनेस को हम लोग जो है नेगलेक्ट कर लें, तो कंडक्टर प्लेट के लिए यानी फॉर थिक प्लेट की बात किया जाए, फॉर थिक प्लेट की बात किया जाए, तो इस कंडीशन में इधर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, और इस पर जो इंटेंसिटी की बात होगी तो ये वाली जो चार्ज डेंसिटी होगी इस पर इंटेंसिटी का इफेक्ट डालेगा, ये वाली जो चार्ज डेंसिटी होगी इस पर इंटेंसिटी को इफेक्ट डालेगी। तो इंटेंसिटी अगर इस पॉइंट पर देखा जाए तो कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट के लिए इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो आप एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लक्स निकालोगे, d∅1 का वैल्यू कितना ढूंढो, तो ये लोगे तुम EP इंटू E.A, और EP बोले तो ये दोनों के बीच के एंगल 0 हो जाएगी, यानी पॉइंट P पर इंटेंसिटी इंटू A इंटू cos 0 डिग्री, और cos 0 बोले तो 1, cos 0 बोले तो 1, तो d∅1 इतनी हो जाएगी।
तो डी फाई वन अगर इतनी है तो इसके कारण फ्लक्स कितनी हो जाएगी, डी फाई वन का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू मेरे, तो ई डॉट डी, ये डी फाई वन को डी फाई वन ही रहने दो, ई को ही रहने दो और इस एरिया को ए ले लो। अब सोचो डी फाई टू अगर हम लोग इसके लेटरल एरिया से फ्लक्स की बात करें, अगर इसके किसी एक लेटरल एरिया से फ्लक्स की बात करें तो यहाँ इंटेंसिटी तो इस साइड है और ये लेटरल एरिया एक छोटा सा एरिया को डी ए ले लो, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो फाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, फाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप देखो इसको ई डॉट डी ए और डॉट डी ए बोले तो cos 90 डिग्री कर दो, तो फाई टू की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स की मैं बात करूं तो फाई इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू, फाई वन का वैल्यू कितना आपने लिखा है ई ए और फाई टू का वैल्यू 0, तो कुल मिला के ये ई ए हो जाएगा। और बताओ तो गॉस थ्योरम से फाई कितना होता है बाबू मेरे, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू बोले तो ई इंटू ए, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, क्यू इन का वैल्यू सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ए नीचे चला जाएगा तो आप ए से ए कटा दोगे तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी मोटे प्लेट के लिए जो इंटेंसिटी होती है, मोटे प्लेट के लिए जो इंटेंसिटी होती है आप देखो कितना आ गया, पतले प्लेट के कारण इंटेंसिटी आपने निकाला था कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और मोटे प्लेट के कारण आपने इंटेंसिटी कितना निकाल रखा है, ध्यान देना कि मोटे प्लेट के लिए इंटेंसिटी बोले तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी मोटे प्लेट के लिए जो इंटेंसिटी होती है वो पतले प्लेट से अधिक होती है। मोटे प्लेट के कारण इंटेंसिटी पतले प्लेट से अधिक होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, आप याद रखोगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक्स देखो। अगर हमारे पास दो चार्ज प्लेट हो, आपने याद रखा ये भी एक पतला प्लेट है, ये भी एक पतला प्लेट है, और इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। आप इस टॉपिक्स को एक बार पढ़ भी चुके हो, आप इस टॉपिक्स को एक बार पढ़ भी चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बताओ इसके कारण यहाँ इंटेंसिटी की बात किया जाए तो ये इंटेंसिटी हो जाएगी कितना बाबू मेरे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड कर दो। और फिर मैं अगर फर्स्ट वाले के कारण इंटेंसिटी की बात करूँ, फर्स्ट वाले के कारण अगर यहाँ इसी पॉइंट पे इंटेंसिटी की मैं बात करूँ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। फिर इस पॉइंट पर बात करें तो इसके कारण इंटेंसिटी जो होगी इस साइड में हो जाएगी, इसका वैल्यू भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और इसके कारण इंटेंसिटी की अगर बात की जाए तो इसके कारण इंटेंसिटी इस साइड में हो जाएगी, ये सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पर बात की जाए इंटेंसिटी की तो इसके कारण इंटेंसिटी जो होगी ये आउटसाइड हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज है, और उसके लिए भी इंटेंसिटी जो है आउटसाइड ही होगी, तो उसके कारण भी इंटेंसिटी ये सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, अगर उसको मैं E1 मान लूँ तो ये दोनों जोड़ दो तुम, देखो ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, ये सिग्मा 1/σ2 आ जाए, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ जाएगा। ये देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर नेट इंटेंसिटी को यहाँ E2 मान ले तो अगर इसको आप प्लस मानते हो तो इसको माइनस मानना पड़ेगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, चूँकि डायरेक्शन अपोजिट है। और फिर यहाँ पर अगर तुम नेट इंटेंसिटी को E3 मान लो तो ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 लिख दोगे। तो इस तरीके से देख लो आप, जब भी दो चार्ज पैरेलल प्लेन शीट हो तो इसके बीच में इंटेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, साइड में 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर आप इस लेफ्ट साइड को नेगेटिव मानते हो तो इसमें माइनस लगा दो, और राइट साइड को पॉजिटिव मानते हो तो इसमें प्लस लगा दो। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको, सोचो ही। ध्यान देना बाबू मेरे, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी तुम देखोगे तो E1 की जो मैग्नीट्यूड है कितनी है, E1 की जो मैग्नीट्यूड है, E1 बोले तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो मैग्नीट्यूड है ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, और निगेटिव चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है इसकी जो मैग्नीट्यूड है तुम देखो कितना है, तो ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। निगेटिव के लिए डायरेक्शन इधर, पॉजिटिव के लिए इधर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 3 पर 0, जल्दी बन जाएगी। देखो निगेटिव के कारण इंटेंसिटी इन साइड, पॉजिटिव के लिए आउटसाइड।
अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके भी मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ जो इंटेंसिटी हो जाएगी तो देखो ये 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और फिर यहाँ देखो E1 की जो E1 निगेटिव इसलिए डायरेक्शन इन साइड हो गया, बट मैग्नीट्यूड बोले तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड बोले तो E2 पॉजिटिवली डायरेक्शन आउटसाइड हो गया, बट मैग्नीट्यूड की बात करते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, तो नेट इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। इस तरीके से अगर दो चार्ज प्लेट इक्वल और अपोजिट चार्ज डेंसिटी रखते हैं तो दोनों आउटसाइड में इंटेंसिटी 0 होगी, बीच में इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, आप याद रखोगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आप याद रखोगे। और आज की कहानी यहीं पे समाप्त की जाती है। हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट में, उसमें थोड़ी सी जो है बेहतरीन क्वेश्चन से मुलाकात होगी आपकी, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। जय हिंद।